नमस्कार। मैं महावीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, आप सभी बीकॉम पॉडफेस्ट की स्टूडेंट्स का नववर्ष में स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में हम एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन स्कीम, कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के बारे में प्रकाश डालेंगे। ये योजना क्या है, इस योजना के अंतर्गत आने वाले मुख्य वर्ड्स, शब्द क्या हैं और उसकी लेखांकन प्रक्रिया क्या होती है, इन बातों का अध्ययन आज हम करते हैं। सबसे पहले इसको समझते हैं कि योजना क्या है। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 237 के अंतर्गत वास्तव में एक प्रावधान किया गया है और उस धारा 237 क्या कहती है कि जो कंपनी कोई भी है, उस कंपनी की कोई सूत्रधारी कंपनी है या उसकी सहायक कंपनी है, तो उनके संचालक अधिकारी, कर्मचारी जो होते हैं उनको एक पूर्व निर्धारित मूल्य पर किसी भावी तिथि को अक्रय करने का लाभ या अधिकार देने का विकल्प है। इसको सीधे सीधे शब्दों में अपन समझे तो यह है कि मान लीजिए कोई एक एक्स लिमिटेड कंपनी है और मोस्टली ये जो स्टॉक ऑप्शन दिया जाता है, ये कर्मचारी, ये कंपनी जो अच्छी कंपनियां होती हैं, जिन कंपनियों की मार्केट में प्राइस, उनके अंशों की, जिन लिमिटेड कंपनी के स्टॉक मार्केट में मार्केट प्राइस ज़्यादा होती है और उन अंशों की बुक वैल्यू कम होती है या उनकी फेस वैल्यू कम होती है, तो ऐसी जो कंपनियां होती हैं एक्चुअल में वही इस तरीके की स्टॉक ऑप्शन देती हैं। अगर दूसरी कंपनियां देती हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं रहता, क्योंकि उनको कोई नहीं खरीदेगा। तो हम सीधे सीधे जैसे यूँ समझे कि ये जी, मान लीजिए एक एक्स लिमिटेड कंपनी है और उस कंपनी के अंशों का बाजार में मूल्य जो है 10 रुपये वाले अंश है और बाजार में उनका मूल्य मान लीजिए 200 रुपये। ठीक है। अब ऐसी कंपनी अपने कर्मचारियों को कहती है कि भाई आप 3 साल बाद में या 2 साल बाद में या 3 साल, वो एक अवधि देती है, उसके बाद में हमारी कंपनी के ये जो शेयर है अपनी कंपनी के, इन अंशों को आप वो 100 रुपये में खरीद सकोगे। मतलब बाजार में उनके भाव 200 रुपये लग रहा है, लेकिन उनको 100 रुपये में खरीदने के लिए कह सकती है कि आप 100 रुपये पेमेंट कर देना, आपको इतने अंश, एक निश्चित अनुपात तय करते हैं कि किस कर्मचारी को कितना देना, उन कर्मचारियों को कितने कितने अंश देने हैं, किस अधिकारी को, जैसे मान लीजिए डायरेक्टर है उसको कितना देना है, अधिकारी है उसको कितना देने हैं, कर्मचारी हैं उनको कितने देने हैं, कर्मचारियों की कैटेगरी के अनुसार वो अंशों की संख्या को निर्धारित कर देते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये हुआ कि वो तुरंत नहीं दिए जाते हैं, वो कंपनी के डायरेक्टर्स अपनी सभा में तय करते हैं और उसके बाद में एक प्रक्रिया होती है। उसके तहत पहले इस प्रकार की योजना लाने से पहले अंशधारियों की सभा में उसको प्रस्ताव को पास करना पड़ता है। फिर डायरेक्टर्स जो होते हैं वो अपनी मीटिंग में इस बात को जो है पहले तय कर चुके होते हैं, फिर उसको अंशधारियों की सभा में रखा जाता है, वो पास हो जाता है और उसके बाद में वो योजना शुरू हो जाती है। तो अब देखिए होता क्या है कि जब वो इस तरीके की जब बात होती है तो वो एक भावी कोई भी वर्ष होता है, जैसे 2 साल 3 साल बाद में उनको ये ऑप्शन होता है क्रय करने का। तो ऐसी स्थिति एक किसी भावी तिथि के ऊपर होती है और उन अंशों को क्रय करने का अधिकार देने का एक विकल्प है। वो चाहें तो लें, न चाहें तो न लें, इसलिए विकल्प दिया जाता है। अब सेबी ने इस योजना के प्रबंध में जो है संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश उन्होंने सेबी ने जारी किए हैं, गाइडलाइंस। और चूंकि एक रेगुलेटर के रूप में सेबी काम करता है, इसलिए उसकी जो दिशा निर्देश है उनका पालन करना भी ज़रूरी है।
और ये जो योजना है वो कोई मान्यता प्राप्त जो स्टॉक एक्सचेंज होता है उसमें सूचीबद्ध जो कंपनी, लिमिटेड कंपनी होती है, वही ये योजना ला सकती है। और इन जो संचालक मंडल की एक जो है एम्प्लॉय कंपेंसेशन कमेटी बनती है, और वो कमेटी जो होती है वो कंपनी के स्टॉक विकल्प संबंधी योजना को क्रियान्वित करती है। और ये कर्मचारी जो होते हैं स्टॉक विकल्प योजना हेतु कंपनी के अंशधारियों की सभा में जो है वो जो प्रस्ताव है वो पास करना होता है। तो ये विकल्प कर्मचारी की किसी अन्य पक्ष को भी वो हस्तांतरित नहीं कर सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको दे दिया तो वो और किसी को ट्रांसफर कर दे, ये उसका राइट नहीं होता है, उसको खुद को ही मिलेगा, या मान लीजिए इन केस ऑफ डेथ उसके वारिस को मिल जाए। सेबी के दिशा निर्देशों में इस योजना में जो है से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो इस योजना के अंतर्गत आने वाली जो टर्म्स हैं, जो मदें हैं, उनको परिभाषित किया गया है और इस प्रकार से है। जैसे सबसे पहला इसमें जैसे है कि प्रदान करना, जिसको ग्रांट कहते हैं। प्रदान करना, ग्रांट यानी विकल्प प्रदान करना। तो संचालक मंडल की सभा होती है, उस सभा में ये प्रस्ताव पास करके उनको ग्रांट किया जाता है। ग्रांट करना मतलब उनको प्रदान करना। तो ये एक ऑप्शन देना, किस चीज का ऑप्शन? अंश क्रय करने का ऑप्शन देना। इसके बाद में होता है वेस्टिंग। वेस्टिंग क्या कहता है कि जो ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन के अंतर्गत एक अधिकार देना होता है ना, कि वो आप खरीद सकते हो। ऑप्शन तो एक तरह से ऑफर है ना, ये तो एक ऑफर है। उसके बाद में उस ऑफर के अंतर्गत जो निहित शब्द आता है वेस्टिंग, कि उनको उस ऑफर के अनुसार उनको क्रय करने का अधिकार दिया जाता है। इस अधिकार को हम वेस्टिंग कहते हैं, और इस अधिकार का प्रयोग करने की कुछ शर्तें होती हैं, जिन कंडीशंस को पूरा करने पर ही वो क्रय कर सकते हैं। उन शर्तों को हम निहित शर्तें या वेस्टिंग कंडीशंस कहते हैं। अब ये जो निहित शर्तें होती हैं, जिनको हम वेस्टिंग कंडीशंस बोलते हैं, वो एक तरह से अपन ये कह सकते हैं कि वो उनको पूरा करने का कुछ समय दिया जाता है। उस समय के अंदर वो निहित शर्तें पूरी हो जानी चाहिए, जैसे 2 साल, 2.5 साल, 3 साल जैसा भी है। तो वो एक अवधि होती है, उस अवधि को हम वेस्टिंग पीरियड कहते हैं। और उस वेस्टिंग पीरियड में वेस्टिंग कंडीशंस को पूरा करना होता है। तो एक वेस्टिंग पीरियड शब्द होता है, वेस्टिंग अधिकार होता है क्रय करने का, वेस्टिंग कंडीशंस वो शर्तें होती हैं जिनको पूरा करने पर अधिकार का यूज कर सकता है, और वेस्टिंग पीरियड वो समय होता है जिस समय में वेस्टिंग की कंडीशंस को उसे फॉलो करना होता है, पूरा करना होता है, तभी वो अधिकार का प्रयोग करने के लिए योग्य होगा। और फिर आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब सीधी सीधी बात यह है कि उसको अधिकार का प्रयोग करना होता है। चूंकि 2 बातें इसमें थी, वेस्टिंग कंडीशंस को पूरा करना, तो उस कंडीशंस को पूरा करने पर या वेस्टिंग पीरियड पूरा होने पर, दोनों में से जैसी भी स्थिति हो, उन स्थितियों की शर्तों को पूरा करने पर वो एक्सरसाइज कर सकता है, प्रयोग कर सकता है अधिकार का। दैट मीन्स वो अंश खरीद करने के लिए अधिकारी हो जाता है, वो अंशों को क्रय कर सकता है। अंशों को क्रय कर सकता है का मतलब वो प्रयोग कर सकता है। तो एक तरह से वो अंश क्रय करने के लिए जो है वो अधिकारी हो जाता है, और उसको ये योग्यता मिल जाती है कि वो खरीद सकता है। अब एक्सरसाइज पीरियड होता है। जब एक्सरसाइज पीरियड का यहाँ मतलब क्या होता है कि वो समय होता है कि कुछ समय उसको ये दिया जाता है कि भाई अब जैसे 2.5 साल 3 साल का वेस्टिंग पीरियड हुआ, वो खत्म हो गया, अब खत्म होते ही उसी दिन खरीदे वो नहीं, उसको भी कुछ समय दिया जाता है कि 1 साल भी या 12 महीने का, कि आप ये अपना जो राइट है उसका प्रयोग कर सकते हो। ये कोई अनंत समय के लिए नहीं दिया जाता है। तो एक्सरसाइज करने यानी खरीदने का भी फिर समय और दिया जाता है, तो उसको एक्सरसाइज पीरियड कहते हैं। यदि इस प्रकार का पीरियड नहीं दिया जाता है तो वेस्टिंग पीरियड समाप्त होते ही उसको अंशों को खरीदना पड़ता है कि भाई 1 सप्ताह के भीतर वो खरीद ले बस। अगर उसको एक्सरसाइज पीरियड नहीं दिया गया है तो उसके वेस्टिंग पीरियड खत्म होते ही उसको अंशों का क्रय करना पड़ता है। अब एक्सरसाइज प्राइस क्या होगी?
प्राइस तो जिस दिन संचालक मंडल की सभा बुलाई गई थी और वो ऑप्शन दिया गया था उनको, तो वो संचालक मंडल की सभा में जो ऑप्शन दिया गया है उस डेट से लेकर के और उस डेट को जो मूल्य उन्होंने निर्धारित किया है ना, ये पूर्व निर्धारित मूल्य है जिस पर कर्मचारी को इस योजना में अंश क्रय करने का विकल्प दिया गया है, वो संचालक मंडल की सभा में ये तय हो जाता है मूल्य। और जो तय हो जाता है उसको संचालक उसके जो मेंबर्स होते हैं वो उनको पास करते हैं, उसके बाद उनको दिया जाता है। इसके बाद में आता है कि मार्केट प्राइस क्या होती है। तो मार्केट प्राइस में ये स्पष्ट दिया गया है कि संचालक मंडल की जो सभा होती है उस सभा के तुरंत पहले वाली डेट, संचालक मंडल की सभा में इस योजना के निर्णय लेने की तिथि से तुरंत पूर्व वाली तिथि को स्टॉक मार्केट में जो जिस प्राइस पर हाईएस्ट प्राइस पर मतलब उसका जो ट्रांजैक्शन होता है वो प्राइस ली जाती है। यानी सूचित जो अंशों का जो सर्वाधिक उद्धृत मूल्य होता है, कोटेड प्राइस होती है सर्वाधिक, वही उसका मार्केट प्राइस ली जाती है, उसी को मार्केट प्राइस कहते हैं। लेकिन मान लीजिए एक कंपनी एक से अधिक, जैसे बीएसई में भी है, एनएसई में भी है और अदर मान लीजिए जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं उनमें भी सूचीबद्ध है, तो एक से अधिक जब में अगर वो कंपनी सूचीबद्ध होती है तो जिस में मान लीजिए वो सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन जिस स्टॉक एक्सचेंज में होता है उस सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन वाले जो स्टॉक मार्केट में जो उसका उद्धृत मूल्य होता है, जो कोटेड प्राइस आती है, वही उसकी मार्केट प्राइस ली जाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जिसमें क्रय विक्रय होता है उसके जो उद्धृत मूल्य होता है वही लिया जाता है। तो ये जो बात है वो हो गई है किसके बारे में, मार्केट प्राइस के बारे में। अब आता है कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्या होती है, विकल्प की अंतर्निहित मूल्य क्या होता है। तो अंतर्निहित मूल्य का सीधा सीधा फॉर्मूला दिया हुआ है, वो अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो अंतर्निहित मूल्य, मार्केट प्राइस जो है, एक्सरसाइज प्राइस, ये सब चीज़ें जो हैं वो अपने आगे काम में आएंगी लेखांकन व्यवहार करने के लिए। तो जो अंशों का बाजार मूल्य होता है उस बाजार मूल्य में से उसका जो एक्सरसाइज प्राइस होती है पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर और एक्सरसाइज प्राइस पर शेयर का डिफरेंस को हम जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन पर शेयर कहते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन पर शेयर कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मान लीजिए उसकी मार्केट प्राइस जो है वो उस दिन जिस दिन ऑफर दिया गया या सभा में जो पास किया गया उससे तुरंत पूर्व मार्केट प्राइस 200 रुपये है और उनको 100 रुपये में दिया गया वो 10 रुपये वाला शेयर। तो 200 में से अगर एक्सरसाइज प्राइस 100 को माइनस करेंगे तो 100 रुपये पर शेयर इंट्रिंसिक वैल्यू आएगी, 100 रुपये पर शेयर इंट्रिंसिक वैल्यू आएगी। यानी मार्केट में 200 रुपये में बिक रहा है लेकिन कर्मचारियों को 100 रुपये में दिया जा रहा है, तो ये इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कहलाएगी। इसके बाद आता फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, वो तो था इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एक्चुअल में ज्ञात करना थोड़ा कठिन कार्य होता है, कई तरीके के फॉर्मूले सूत्र यूज करते हुए जो है वो सेबी के द्वारा निर्धारित कई तरीके के फॉर्मूले हैं, उनको ध्यान करने के बाद ये उचित मूल्य ज्ञात किया जाता है। एक्चुअल में हमें किसी भी समस्या के अंतर्गत ये फेयर वैल्यू है वो स्पष्ट रूप से बता दी जाती है, हमें कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि हम इंट्रिंसिक वैल्यू तो हम कैलकुलेट करते हैं लेकिन फेयर वैल्यू हमें स्पष्ट रूप से दी जाती है। यदि इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं दी होती तो फेयर वैल्यू दी होगी, फेयर वैल्यू दी है तो हम फेयर वैल्यू ले लेंगे। सबसे पहले अब अपना आते हैं इसकी अकाउंटिंग प्रोसेस पर, इसकी लेखांकन प्रक्रिया को अपने को ध्यान में रखना है। अब अपन ने देखिए नाम कितने भी है, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज पीरियड, वेस्टिंग पीरियड, एक्सरसाइज पीरियड, वेस्टिंग पीरियड, एक्सरसाइज प्राइस, इंट्रिंसिक वैल्यू, फेयर वैल्यू, ये सब चीज़ें, मार्केट प्राइस, इन सभी चीज़ों को अपने जो है वो इनको समझा, क्योंकि इनको समझे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब इसकी पढ़ाते हैं, तो इसकी जो प्रक्रिया है जो इसकी लेखांकन के बारे में, सबसे पहला काम जो होता है
एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंतर्गत कि भाई उन्होंने ऑफर दे दिया और उसके बाद में आगे क्या करना है, इसके लिए अपने को उसको अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या करते हैं। तो अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहला काम क्या होता है कि हमें अकाउंटिंग वैल्यू ऑफ ऑप्शन ज्ञात करना पड़ता है। अकाउंटिंग वैल्यू जो होती है, अकाउंटिंग वैल्यू ऑफ ऑप्शन ज्ञात करना होता है। ये अकाउंटिंग वैल्यू ऑफ ऑप्शन हम कैसे ज्ञात करते हैं, ये मार्केट प्राइस जैसे इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पर जब अपन ज्ञात करते हैं तो इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर इनटू नंबर ऑफ एलिजिबल शेयर्स टू बी अलॉटेड अंडर दी स्कीम। जैसे मान लीजिए अभी अपन ने देखा कि इंट्रिंसिक वैल्यू आई 200 माइनस 100 बराबर 100। अब आपको क्या करना होता है, उन 100 को जो इंट्रिंसिक वैल्यू आई उसको मान लीजिए इस योजना के अंतर्गत जो है वो टोटल एलिजिबल जो शेयर्स हैं वो मान लीजिए नंबर ऑफ एलिजिबल शेयर्स हैं वो जो अलॉट करने हैं उनकी संख्या 1000 है तो 1000 से गुणा कर देंगे, 2000 है तो 2000 से गुणा कर देंगे, 10,000 है तो 10,000 से गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से नंबर ऑफ शेयर्स एलिजिबल शेयर्स हैं उनसे उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी जो है वो क्या आ जाएगी, अकाउंटिंग वैल्यू ऑफ ऑप्शन आ जाएगी। इसके बाद में ये काम हमें सबसे पहले करना है। यदि इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है तो उचित मूल्य दिया होगा तो हम उचित मूल्य को ले लेंगे, उचित मूल्य को गुणा कर देंगे जो शेयर्स अलॉट किए जा रहे हैं उनसे। तो इस तरीके से अकाउंटिंग वैल्यू ऑफ ऑप्शन आ जाएगी। अब अपने को दूसरा काम क्या करना है, जब अकाउंटिंग वैल्यू ऑफ ऑप्शन आ जाती है तो अकाउंटिंग वैल्यू ऑफ ऑप्शन जो राशि आई है उस राशि के लिए एक एंट्री की जाती है और वो एंट्री ये होती है डेफर्ड एम्प्लॉइज कंपेंसेशन एक्सपेंसेस काउंट डीआर टू एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। ये एंट्री कब की जाती है, जिस दिन उनको ऑफर दिया जाता है, ग्रांट, यानी जिस दिन ग्रांट होता है, ऑप्शन ग्रांट किया जाता है, मतलब जिस दिन विकल्प उनको दिया जाता है जिसको अपन ग्रांट करना कहते हैं, तो उस दिन ये प्रविष्टि की जाती है। जिस दिन उनको ऑफर दिया, ये विकल्प दिया, उस दिन को हम ये एंट्री करते हैं डेफर्ड एम्प्लॉइज कंपेंसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर टू एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ये किस राशि से करते हैं, अकाउंटिंग वैल्यू ऑफ ऑप्शन की राशि से करते हैं। और अकाउंटिंग वैल्यू ऑफ ऑप्शन हम अपने ऊपर देख लिया कैसे बनाते हैं। इसके बाद में ये एंट्री जब हम करते हैं, मान लीजिए किसी वर्ष के प्रारंभ में हमने ये एंट्री कर दी, अब प्रत्येक वर्ष के जैसे ये एंट्री जब की है उसके बाद में तीसरा काम क्या होता है, तीसरा काम ये होता है, ध्यान देना, लेखांकन मूल्य में हम निहित अवधि वेस्टिंग पीरियड का भाग देकर प्रत्येक वर्ष की अवधि से गुणा करने पर, प्रत्येक वर्ष की अवधि से गुणा करने पर प्रति वर्ष अपलिखित की जाने वाली डेफर्ड एम्प्लॉइज कंपेंसेशन एक्सपेंसेस की राशि ज्ञात होगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे मान लीजिए वो 1,50,000 रुपये आया, 1,50,000 रुपये आया और वेस्टिंग पीरियड 2.5 लाख का है, वेस्टिंग पीरियड 2.5 वर्ष का है, तो 2.5 वर्ष का वेस्टिंग पीरियड है और 1.5 लाख की टोटल ये डेफर्ड एम्प्लॉइज कंपेंसेशन अकाउंटिंग वैल्यू ऑफ ऑप्शन आई, तो हम क्या करेंगे, 2.5 का भाग देंगे 1.5 लाख में और इनटू पहले साल, पूरा साल है तो 1 से हो गया, दूसरा भी पूरा साल है तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन तीसरा साल आधा ही है तो 1.5 लाख अपन 2.5 इंटू आधा होगा। तो इस तरीके से 60,000, 60,000 और 30,000 ये हर साल अपलिखित किए जाएंगे, हर साल अपलिखित किए जाएंगे। हम जब हर साल अपलिखित करने की बात का मतलब यह होता है कि डेफर्ड का शेष उतनी राशि से कम हो जाएगा। पहले साल में जैसे 60,000 से कम हो जाएगा, दूसरे साल में भी 60,000 से कम हो जाएगा और तीसरे साल में
30,000 से कम हो जाएगा तो टोटल मिलाकर के डेफर्ड है वो राइट ऑफ हो जाएगा। अब इसको राइट ऑफ को करने के लिए प्रतिवर्ष 2 प्रविष्टि करनी पड़ती हैं। यद्यपि उनको काटने पर क्या बचेगा कि P&L अकाउंट DR टू डेफर्ड एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट बचेगा। लेकिन ये एक प्रक्रिया है कि भी उसको पहले एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट में DR करते हैं और उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट करते हैं। तो एक नया अकाउंट और खोल दिया जाता है। कुल मिलाकर के डेफर्ड है वो उतना बैलेंस कम होता है। तो ये प्रत्येक वर्ष ये 2 प्रविष्टियां हम कर देते हैं जिससे डेफर्ड का शेष उतनी राशि से कम हो जाता है और इस प्रकार से पूरा डेफर्ड का शेष राइट ऑफ हो जाता है 2.5 साल में। ठीक है, अब मान लीजिए 2.5 साल पूरे हो गए, उसके बाद में विकल्प का प्रयोग करने पर अब क्या करेगा, 2.5 साल पूरा वेस्टिंग पीरियड खत्म हो गया। वेस्टिंग पीरियड खत्म हो गया तो उसके सामने 2 ऑप्शन है, या तो वो विकल्प का प्रयोग कर ले और या वो विकल्प को निरस्त कर दे, रिजेक्ट कर दे या अनिच्छा जाहिर कर दे या वो नहीं खरीदे। तो विकल्प का प्रयोग करेगा यानी वो खरीद रहा है। तो जब जो ही वो खरीदेगा तो सिंपली अपन बात जानते हैं कि जब शेयर को खरीदे जाता है तो बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन DR टू शेयर कैपिटल करते हैं अपन एंट्री। यहां पर अपने को सीधे ही एप्लीकेशन आमंत्रित करने की वो जरूरत ही नहीं है क्योंकि एप्लीकेशन तो पहले से ही उनको अपना प्रक्रिया अलग है। तो सीधे हम कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए 1000 शेयर के लिए ऑफर था और 1000 में से मान लीजिए 800 शेयर के लिए के शेयर होल्डर्स ने उस ऑप्शन को एक्सरसाइज किया। तो 800 के ऊपर जो बनने वाला जो पैसा है, जो राशि वो देंगे, वो कितनी देंगे, 100 रुपए के हिसाब से बैंक अकाउंट DR होगा क्योंकि उनको 100 रुपए के हिसाब से खरीदने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। तो बैंक अकाउंट DR जैसे 100 रुपए के हिसाब से हो जाएगा। दूसरी DR राशि क्या की जाती है, अपन जानते हैं कि सबसे पहले हमने 1000 शेयर की एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग को क्रेडिट किया था। तो अगर 800 शेयर ने एक्सरसाइज किया तो 800 की जो आउटस्टैंडिंग की राशि उसको वापस डेबिट कर दिया जाता है। 800 की एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन की राशि को वापस डेबिट कर दिया जाता है। तो बैंक अकाउंट DR और स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग DR ये 2 चीजें तो हम डेबिट करते हैं। 2 शेयर कैपिटल करते हैं। 2 शेयर कैपिटल कितनी करेंगे, जितने शेयर खरीदे, जैसे 800 शेयर खरीदे 10 रुपए के हिसाब से 8000 हो गया। ठीक है, तो जितनी शेयर कैपिटल होगी वो तो अंकित मूल्य से होती है और खरीदे गए अंशों को अंकित मूल्य से गुणा कर देते हैं तो 2 शेयर कैपिटल आ जाती है। और जो डिफरेंस अमाउंट आएगी उसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से क्रेडिट करेंगे। ये ध्यान रखने की बात है कि जो डिफरेंस होगा वो सिक्योरिटी प्रीमियम होगा। और वैसे भी वो सिक्योरिटी प्रीमियम जो मार्केट प्राइस होती है और जो नॉमिनल वैल्यू होती है जिसको हम फेस वैल्यू कहते हैं, उन दोनों के जो डिफरेंस होता है उसको एक्सरसाइज किए गए अंशों की संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्रीमियम की राशि आएगी। जैसे बाजार मूल्य 200 रुपये है, अंकित मूल्य 10 रुपया है, कि जो बाजार में 200 रुपये पर बिक रहा था उसका अंकित मूल्य 10 रुपया है, तो डिफरेंस क्या हुआ, सिक्योरिटी प्रीमियम हुआ। 190 के हिसाब से 800 से मल्टीप्लाई अंशों से कर देंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम को हम क्रेडिट कर देंगे। इस तरीके से वो राशि आएगी। थोड़ा आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैंने आपको कहा बैंक अकाउंट DR फिक्स है। क्या जितने अंशों को क्रय किया गया, एक्सरसाइज किया गया, प्रयोग किया गया, उनको हम उनकी एक्सरसाइज प्राइस से मल्टीप्लाई करके बैंक अकाउंट DR कर देते हैं। और उतने ही अंशों की पर बनने वाली आउटस्टैंडिंग की राशि को हम डेबिट कर देते हैं। 2 शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई करके उन अंशों को फेस वैल्यू से 2 शेयर कैपिटल कर देते हैं और डिफरेंस अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम में आ जाती है। तो ये बातें अपने को ध्यान में रखने की होती है। ठीक है, अब देखिए 5वां जो इसका ऑप्शन है वो विकल्प का प्रयोग न करना है। विकल्प का प्रयोग न करना यानी लेफ्ट ऑफ ऑप्शन होता है। अब 2 बातें होती हैं, या तो वो खरीदेगा और या वो नहीं खरीदेगा।
अगर वो निर्धारित जो उसकी एक्सरसाइज जो पीरियड दिया गया है उसमें वो विकल्प का यूज नहीं करता है या लिख के दे देता है नहीं करता है तो वो लैप्स हो जाता है उसको। और लैप्स जब भी होगा तो लैप्स हुई राशि से एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन को आउटस्टैंडिंग कर देंगे। मान लीजिए 200 शेयर ने नहीं खरीदा, निरस्त हो गया, तो 200 शेयर पर बनने वाली राशि आउटस्टैंडिंग को डेबिट कर दिया जाएगा और उतनी राशि को टू एम्प्लॉइज कंपेंसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि इनकी राशि हम पहले से ही डेफर्ड के नाम से उनको राइट ऑफ कर चुके हैं, उतना लॉस हम P&L अकाउंट को डेबिट कर चुके हैं, इसलिए वापस एम्प्लॉइज कंपेंसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा और ये जो एम्प्लॉइज कंपेंसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट है उसको डेबिट करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को वापस क्रेडिट कर दिया जाएगा। कितनी राशि से? जितनी राशि से उसने निरस्त किया है या ऑप्शन निरस्त हुआ है तो उतनी राशि वापस P&L अकाउंट को क्रेडिट कर दी जाएगी। तो क्योंकि इसका असर तो ऐसे जाना चाहिए ना कि जो अगर ये खरीद लेते तो वो कंपनी के लिए घाटा था, एक तरह से अपन कंपनी ने उसको नुकसान को सहा, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया। लेकिन अगर ऐसा डेबिट राशि पूरी की जा चुकी है पहली, तो अगर नहीं की जा चुकी होती तब तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अगर की जा चुकी है तो वापस एम्प्लॉइज एक्सपेंसेस अकाउंट को क्रेडिट करके और फिर P&L अकाउंट को वापस क्रेडिट कर देंगे और उसको डेबिट कर देंगे तो राशि P&L अकाउंट में वापस क्रेडिट में आ जाएगी। तो ये कार्य अपने को करना है और इसके बाद में ये हो ही गया। छठी एंट्री जो है उसके शेष को है वो ट्रांसफर करने की हो जाती है। अब बात आती है कि चिट्ठे में किस प्रकार से हम दिखाते हैं। बिल्कुल कोई बात नहीं है, जैसे पहली प्रविष्टि हमने की एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन जो डेफर्ड को हम डेबिट किया और आउटस्टैंडिंग को क्रेडिट किया, हर वर्ष जितना शेष एम्प्लॉइज डेफर्ड एम्प्लॉइज जो है एक्सपेंसेस अकाउंट का, वो शेष एक तरह से डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह है और उसको हम कहाँ दिखाते हैं? नॉन करंट असेट्स के पार्ट बी में दिखाते हैं। नॉन करंट असेट्स में अपन जानते हैं कि भाई इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स होती हैं, इंटेंजिबल असेट्स होती हैं, तो पार्ट बी में जो इंटेंजिबल होती हैं उनके अंदर अपन ऑप्शंस में अपन दिखा देते हैं उसको, तो पार्ट बी में दिखाते हैं। और जो एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग का क्रेडिट शेष था वो हर साल हम जैसे इक्विटी एंड लायबिलिटीज का शीर्षक होता है लायबिलिटी साइड का, तो उसके अंदर इक्विटी का जो शीर्षक है उसमें शेयर होल्डर्स इक्विटी के पार्ट बी में, ए में तो शेयर कैपिटल होती है, बी में होता है रिजर्व एंड सरप्लस, तो हम रिजर्व सरप्लस के अंतर्गत इसको दिखा देते हैं एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग को। चूंकि ये वेस्टिंग पीरियड तक यही शेष चलता जाएगा, लगभग ये अपन मान के चलें कि वेस्टिंग पीरियड तक कोई भी कुछ नहीं हुआ तो उसका डेफर्ड का तो घटता जाएगा लेकिन आउटस्टैंडिंग का डेबिट रहता जाएगा। क्रेडिट वो बैलेंस है उतना रिजर्व सरप्लस में पड़ा रहेगा और लास्ट में जाकर के उसका जितना भी उसको राइट ऑफ उसका जितना एक्सरसाइज करने पर या उसके ऑप्शन निरस्त होने पर वो बैलेंस अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चिट्ठी के अंतर्गत अपने को इसको प्रदर्शन करने में ध्यान रखना है। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया जो है वो आपको इस जो व्याख्यान के अंतर्गत ये बता दी गई है। आपको केवल इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ही अपने को जो है वो सारी बातें हैं उन पर गौर करना है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।